नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, और खास तौर पर हम इसके प्रथम संस्करण के वक्तव्य पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। देखिए, अक्सर इस सुनने में आता है, छात्रों के बीच खासकर, कि भाई शुक्ल जी को पढ़ना बड़ा कठिन है, मुश्किल लगता है। हाँ, ये बात तो है। उनकी भाषा, उनकी विश्लेषण पद्धति थोड़ी सघन तो है, लेकिन सच ये भी है कि उनके बिना हिंदी साहित्य को, खासकर उसके इतिहास को समझना लगभग नामुमकिन है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है। सही कहा। ये तो एक तरह की बौद्धिक कसौटी है। मतलब अगर आप हिंदी साहित्य में सच में गहरे उतरना चाहते हैं तो शुक्ल जी से गुजरना ही पड़ेगा। और सिर्फ एकेडमिक तौर पर ही नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, उनमें तो आप मानकर चलिए कि इस ग्रंथ से सीधे सीधे सवाल आते हैं। हाँ, कम से कम 10 सवाल तो कहीं नहीं गए। लेकिन हम यहाँ सिर्फ तथ्यों की बात नहीं कर रहे। हमारा जो उद्देश्य है वो है उनकी अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को पकड़ना। बिल्कुल, कि शुक्ल जी ने इतिहास लिखा कैसे, उनकी पद्धति क्या थी, वो काल विभाजन किस आधार पर करते थे, उनका आलोचना का नजरिया क्या था, ये समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि सिर्फ तथ्य रट लेने से कि फलां किताब तब छपी या फलां कवि उस काल का था, उससे वो बात नहीं बनती। शुक्ल जी को पढ़ने का मतलब है एक दृष्टिकोण विकसित करना। सही। तो ये जो प्रथम संस्करण का वक्तव्य है ना, जो उन्होंने काशी से लिखा था, आषाढ़ शुक्ल 5 संवत 1986, यानी अंग्रेजी में कहें तो लगभग 1929 में, ये अपने आप में एक पूरा घोषणा पत्र है। हाँ, ये बताता है कि वो क्या करने जा रहे थे और कैसे। तो चलिए, इसी वक्तव्य के आईने में उनके इतिहास लेखन को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत में वो उस समय तक हुए कामों का जिक्र करते हैं, मतलब उनसे पहले क्या प्रयास हुए थे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के। वो बताते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज के बारे में, जो 1833 के आसपास आया। हाँ, और फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो 1889 में आया। बिल्कुल। फिर नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट्स 1900 से 1911 का भी जिक्र है, जिनसे हजारों पांडुलिपियां मिली, कच्चा माल मिला जिसे कह सकते हैं। और फिर आते हैं मिश्र बंधु, उनका मिश्र बंधु विनोद 1913 में। शुक्ल जी ने इसको बड़ा महत्व दिया है, लेकिन एक खास तरीके से। हाँ, उन्होंने इसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। एक जगह तो प्रकांड कविवृत्त संग्रह भी कहा है, मतलब कवियों का जबरदस्त कलेक्शन। लेकिन यहीं पर वो एक बुनियादी फर्क करते हैं। वो साफ कहते हैं कि ये सब, चाहे सिंगर हो, ग्रियर्सन हो या मिश्र बंधु, ये असल में इतिहास नहीं है, ये सिर्फ कविवृत्त संग्रह हैं। सही। वो कहते हैं कि सिर्फ कवियों का परिचय और उनकी रचनाओं की लिस्ट बना देना, उनको क्रम से लगा देना, ये इतिहास नहीं होता। इतिहास के लिए तो आपको ये देखना होगा कि समाज की सोच कैसे बदल रही थी, लोगों की रुचियां कैसे बदल रही थीं, और उसका असर साहित्य पर कैसे पड़ रहा था। हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, मतलब लोगों के मन के रुझानों का इतिहास। और फिर वो लिखते हैं, शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, उनका निरूपण ही साहित्य का इतिहास है। बिल्कुल। और ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब तक विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा शुरू हो गई थी और छात्रों, अध्यापकों को एक व्यवस्थित इतिहास की जरूरत महसूस हो रही थी। ऐसा इतिहास जिसमें घटनाओं का सिर्फ ब्यौरा न हो, बल्कि एक विचार श्रृंखला हो। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए शुक्ल जी ने ये काम उठाया। हालांकि इसकी शुरुआत थोड़ी अलग तरह से हुई थी। हाँ, उन्होंने बताया है कि ये मूल रूप से हिंदी शब्द सागर, जो नागरी प्रचारिणी सभा का एक बड़ा कोश प्रोजेक्ट था, श्याम सुंदर दास जी के नेतृत्व में, उसकी भूमिका के तौर पर लिखा गया था। तब इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था। और ये काम उन्हें बहुत कम समय में करना पड़ा था। जनवरी 1929 में ये भूमिका छपी। शुक्ल जी खुद मानते हैं कि समय कम था। वो लिखते हैं, जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी। हाँ, मतलब वो खुद मान रहे हैं कि शायद और सामग्री जुटाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। और जब ये भूमिका स्वतंत्र किताब के रूप में आई कुछ महीनों बाद ही, जून जुलाई 1929 में, तब इसका नाम बदला गया
हिंदी साहित्य का इतिहास। ये नाम बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। विकास की जगह इतिहास। शुक्ल जी का मानना था कि विकास शब्द में आलोचनात्मक दृष्टि उतनी नहीं उभरती जितनी इतिहास में। इतिहास सिर्फ बढ़ने का क्रम नहीं बताता, वो उसका मूल्यांकन भी करता है। उनका मकसद साफ था, जैसा उन्होंने लिखा भी है, साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना था। मतलब सिर्फ कवियों की तारीफें नहीं लिखनी थी, एक स्ट्रक्चर देना था। और इस स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एक पद्धति अपनाई जिस पर कुछ लोग मानते हैं कि फ्रेंच इतिहासकार टेन के पॉजिटिविज्म का असर है। टेन ने 3 चीजें बताई थी: जाति, वातावरण और क्षण। हाँ, यानी किसी समाज का बुनियादी चरित्र, उसका माहौल और समय विशेष की परिस्थितियां, ये मिलकर साहित्य या कला को प्रभावित करती हैं। शुक्ल जी ने सीधे सीधे टेन का नाम नहीं लिया है वक्तव्य में, लेकिन उनकी पद्धति में ये चीजें झलकती हैं। बिल्कुल। उन्होंने काल विभाजन और नामकरण के लिए 2 मुख्य आधार बताए। पहला, रचनाओं की प्रचुरता, मतलब जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वो एक अलग काल माना गया है। जैसे मान लीजिए किसी दौर में 10 किताबें मिलती हैं और उनमें से 7 वीर रस की हैं, 2 श्रृंगार की और 1 भक्ति की, तो उस दौर की मुख्य प्रवृत्ति वीरता मानी जाएगी, प्रचुरता के आधार पर। सही। और दूसरा आधार था ग्रंथों की प्रसिद्धि। वो कहते हैं किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। प्रसिद्धि क्यों? क्योंकि शुक्ल जी मानते थे कि प्रसिद्धि जो है वो किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। मतलब जो चीजें ज्यादा मशहूर होती हैं वो कहीं ना कहीं उस समय के लोगों के मूड को, उनकी पसंद को दिखाती हैं। तो इन 2 बातों पर, यानी रचनाओं की क्वांटिटी, प्रचुरता, और उनकी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, इसी पर उन्होंने काल का नामकरण किया। और इसी आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के पहले काल यानी आदिकाल का नाम रखा वीर गाथा काल। हाँ, वो साफ लिखते हैं, आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। और इसके लिए उन्होंने आधार बनाया कुछ चुनी हुई रचनाओं को। उन्होंने 2 तरह की रचनाओं का जिक्र किया, अभ्रंश की और देश भाषा की। अभ्रंश मतलब उस समय की साहित्यिक भाषा और देश भाषा मतलब आम बोलचाल की भाषा, जिसे खड़ी बोली या हिंदवी के शुरुआती रूप कह सकते हैं। अभ्रंश के साहित्यिक पुस्तकों में उन्होंने 4 का नाम लिया: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। हाँ, यहाँ वो ये भी कहते हैं कि जैनों के जो धर्म तत्व वाले ग्रंथ हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आते। और देश भाषा काव्य की उन्होंने 8 प्रसिद्ध पुस्तकें गिनाई: खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो जिसका एक रूप आल्हा है, खुफरो की पहेलियां वगैरह, और विद्यापति पदावली। तो कुल मिलाकर ये 4 और 8 यानी 12 पुस्तकें हुई। इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर उन्होंने आदिकाल की प्रवृत्ति तय की। लेकिन इसमें एक पेंच है, इन 12 में से भी सारी की सारी वीरगाथात्मक नहीं है। जैसे बीसलदेव रासो तो श्रृंगार प्रधान है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली का मिजाज भी अलग है। बिल्कुल, ये सवाल उठता है। लेकिन शुक्ल जी का तर्क ये था कि बाकी बची 9 रचनाएं मुख्य रूप से वीर गाथात्मक है, और यही उस युग की प्रधान प्रवृत्ति थी, जो सबसे ज्यादा प्रचुर भी थी और प्रसिद्ध भी। इसलिए उन्होंने वीर गाथा काल नाम चुना। उन्होंने मिश्रबंधों की सूची की आलोचना भी की है, जिन्होंने कुछ ऐसी किताबों को आदिकाल में गिना दिया था जिन्हें शुक्ल जी सही नहीं मानते थे, जैसे भगवद गीता या योग की पुस्तकें या जैन धर्म के ग्रंथ। हाँ, वो कहते हैं कि ये या तो भाषा के लिहाज से बात की हैं, या फिर साहित्य नहीं है, या सिर्फ नोटिस मात्र हैं, यानी उनका सिर्फ जिक्र मिलता है, पूरी किताब नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई आदिकाल की बात। फिर भक्ति काल का विभाजन उन्होंने कैसे किया? भक्ति काल में उन्हें विभाजन का आधार ज्यादा स्पष्ट मिला। उन्होंने 2 मुख्य धाराएं बताईं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब निराकार ईश्वर की उपासना, और सगुण मतलब साकार रूप की। फिर इन दोनों धाराओं के अंदर भी 2-2 शाखाएं बताईं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी संत काव्य जैसे कबीर, और प्रेम मार्गी या सूफी जैसे जायसी, और सगुण में राम भक्ति जैसे तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति जैसे सूरदास। और ये विभाजन हवा में नहीं था। शुक्ल जी कहते हैं कि इन शाखाओं की एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं। मतलब हर शाखा की अपनी खास पहचान है। बिल्कुल, लेकिन जब वो रीतिकाल पर आते हैं तो उन्हें ऐसा स्पष्ट विभाजन का आधार नहीं मिलता।
वो कहते हैं कि इस काल के कवियों की रचनाओं में कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं दिखता जिसके आधार पर उपविभाग किए जा सकें। हाँ, मतलब जैसे भक्ति काल में राम और कृष्ण भक्ति या निर्गुण और सगुण एकदम अलग दिखते हैं, वैसा रीति काल में नहीं दिखा उन्हें। सही। वो कहते हैं कि सिर्फ पूर्व और उत्तर रीतिकाल कह देना कोई ऐतिहासिक विभाजन नहीं है, या फिर प्रसिद्ध कवियों के नाम पर काल बांटना, उसके लिए भी कोई पुख्ता आधार चाहिए। तो उन्होंने रीतिकाल को एक इकाई के रूप में ही देखा, मुख्य रूप से। या फिर वही बात आती है, उनका जोर कवियों के व्यक्तिगत जीवन या छोटी-मोटी भिन्नताओं पर नहीं, बल्कि उस पूरे काल की सामान्य प्रवृत्ति पर है। बिल्कुल। रीतिकाल के कवियों का परिचय देते हुए वो खुद मानते हैं कि उन्होंने ज्यादातर विवरण मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। हाँ, कुछ कवियों के विवरण में उन्होंने सुधार या इजाफा जरूर किया, जैसे ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय, रसिक गोविंद। लेकिन फिर वो एक और अहम बात कहते हैं कि इतिहास ग्रंथ में आलोचना की गुंजाइश बहुत कम होती है। पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। हाँ, वो मानते थे कि कवियों का ठीक-ठाक मूल्यांकन करने के लिए अलग से लिखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने खुद त्रिवेणी लिखी, तुलसी, जायसी और सूर पर। इतिहास में तो बस दिग्दर्शन मात्र हो सकता है या प्रवृत्तियों का निर्धारण हो सकता है। अच्छा, फिर आता है आधुनिक काल। इसके बारे में वक्तव्य में क्या खास है? आधुनिक काल की सबसे बड़ी घटना वो मानते हैं गद्य का आविर्भाव, और कहते हैं कि इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है ग्रंथ में। और जो उनके समकालीन लेखक और कवि थे उनके समय के, उनके बारे में लिखने को वो थोड़ा मुश्किल काम मानते हैं। मजाक में लिखते हैं, अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था, क्योंकि समकालीन लोगों पर लिखना हमेशा थोड़ा पेचीदा होता है। हाँ, आलोचना का डर रहता है। जी। फिर भी वो कहते हैं कि डरते डरते ही सही, उन्होंने उस समय के लेखकों और प्रवृत्तियों का जिक्र और विवेचन किया है। लेकिन यहाँ भी उनका लक्ष्य कोई कंप्लीट लिस्ट बनाना नहीं था, बल्कि सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान देना था। वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है भूल से कुछ नाम छूट गए हों और उसके लिए वो पहले ही माफी मांग लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले संस्करण में इसे सुधारा जाएगा। एक और बात, जब ये किताब हिंदी साहित्य का विकास भूमिका से हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र ग्रंथ बनी, तो उसमें कुछ चीजें जोड़ी गईं, खासकर शुरू और आखिर में। शुरू में यानी आदिकाल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को और विस्तार से शामिल किया। उनका तर्क था कि अपभ्रंश रचनाएं हमेशा से भाषा काव्य यानी हिंदी काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। और आखिर में यानी आधुनिक काल में उन्होंने वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन थोड़ा और पल्लवित किया, यानी थोड़ा और फैलाया। वक्तव्य के अंत में वो आभार व्यक्त करते हैं उन सभी का जिन्होंने सामग्री जुटाने में मदद की। हाँ, वो मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट्स, बाबू श्याम सुंदर दास के हिंदी कोविद रत्नमाला, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने एक मित्र पंडित केदारनाथ पाठक का भी जिक्र करते हैं, जिन्होंने आधुनिक काल वाला हिस्सा लिखने में मदद की। और फिर वो मजेदार किस्सा बताते हैं कि पाठक जी धन्यवाद को आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। हाँ। और सबसे अंत में वो बहुत विनम्रता दिखाते हैं, वो अपनी भूलों और कमियों को स्वीकार करते हैं। हाँ, वो उम्मीद करते हैं कि पाठक और विद्वान लोग उनकी गलतियों को सुधारेंगे, जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरा करेंगे। वो लिखते हैं, पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो प्रथम संस्करण का वक्तव्य है, ये सिर्फ एक भूमिका या फॉरवर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दस्तावेज है। ये शुक्ल जी के साहित्यिक दृष्टिकोण, उनकी शोध दृष्टि और उनके आलोचनात्मक अनुशासन का निचोड़ है ना? एकदम। ये बताता है कि वो कैसे किसी युग की मुख्य प्रवृत्तियों को, सामाजिक संदर्भों को और साहित्यिक रुझानों को एक तर्कसंगत फ्रेमवर्क में बांधने की कोशिश कर रहे थे। और हिंदी में शायद ये पहली बार था कि साहित्य इतिहास को बाकायदा इतिहास की वैज्ञानिकता के साथ जोड़ा गया। प्रवृत्तियों का विश्लेषण, काल विभाजन के पीछे के तर्क, ये सब। सही कहा। इसीलिए ये वक्तव्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि साहित्य को सिर्फ सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर उसके पूरे संदर्भ में कैसे समझा जाए। तो ये थी हमारी कोशिश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य को समझने की। उम्मीद है इससे आपको शुक्ल जी के दृष्टिकोण को समझने में कुछ मदद मिली होगी।
सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले भागों के बारे में या अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आपको 10वीं से 12वीं कक्षा या फिर हिंदी में BA MA स्तर की पढ़ाई से जुड़े किसी भी टॉपिक पर नोट्स या सहायता चाहिए तो आप hindistack.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी सामग्री मिल जाएगी। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।